देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अंदर भारत की दूध की राजधानी यानी मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों 40 में से मात्र 7 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष बना लिया है। दोस्तों बताएंगे कैसे आदिवासी समाज के हक में डकैती मार रही भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से टूट पड़ी दोस्तों, जिसके बाद नतीजे कुछ ऐसे आ गए कि कांग्रेस पार्टी को 40 में से 7 सीटें मिलने के बावजूद पार्टी ने खुद का जिला अध्यक्ष बना लिया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना जाएगा और 7 विधानसभा सीटें इससे डायरेक्ट प्रभावित हो रही है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर ओबीसी चेहरे को कांग्रेस पार्टी दिल्ली में देने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी दोस्तों। डीके शिव कुमार के नेतृत्व में बनने वाली है कर्नाटका के अंदर सरकार। बताएंगे अब तक क्या कुछ हुआ है दोस्तों और कैसे सरकार सिद्धरमैया के हाथ से डीके शिव कुमार के हाथ में जा रही है दोस्तों। राहुल गांधी की इसमें क्या बड़ी भूमिका थी, इसी के साथ में आज बिहार के एसआईआर के मामले को लेकर कोर्ट में होने वाली है सुनवाई दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर अभिषेक बनर्जी के घर पर भेज दी गई पुलिस दोस्तों, जिसे लेकर हो गया शुरू विवाद और बीजेपी के नंबर 2 नेता ने बेईमानी और भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी की सरकार पर ही लगा दिया दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप ये मानते हैं कि गुजरात के निवासी समेत ज्यादातर समाज के लोग परिवर्तन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात उसमें भी दोस्तों आनंद जिला जो गुजरात के चारों तरफ इलाके का हिस्सा है और बीजेपी के लिए रणनीतिक आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस इलाके के अंदर 7 विधानसभा की सीटें आती है जिसमें से 6 बीजेपी के पास है और आनंद वो गढ़ है जहां पर 2024 के अंदर बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव जीता था दोस्तों। 2026 के जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सरकार की ताकत का इस्तेमाल करने और पूरी तरीके से जिला प्रशासन और तमाम तरीके के साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल के बाद 40 में से 33 सीटें मिल गई दोस्तों। और बीजेपी वाले खुश हो रहे थे कि खुद का जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के साथ ही विकास के काम अपने हिसाब से करवाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने एक बड़ी गलती कर दी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर कानून के साथ छेड़खानी करती है, ये बात सबको पता है और इस बार कानून पर गलत हाथ लगाना बीजेपी को उल्टा पड़ गया दोस्तों। और आनंद जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा दोस्तों, जबकि आनंद जिला पंचायत के 40 सदस्यों में से बीजेपी के पास 33 सदस्य थे, यानी बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत कहा जा सकता है दोस्तों। यानी बीजेपी को 20 का आंकड़ा चाहिए लेकिन इसके बावजूद भाजपा के पास 33 का आंकड़ा था, इसके बावजूद बीजेपी यहां पर चुनाव हार जाती है दोस्तों। होता यह है कि आनंद जिले के पंचायत सदस्य में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान तब हुआ दोस्तों जब बीजेपी को अध्यक्ष पोस्ट हाथ से गंवाना पड़ा। दरअसल अध्यक्ष का पोस्ट एसटी महिला के लिए आरक्षित किया गया था, यानी आदिवासी समाज से आने वाली महिला के लिए यह पोस्ट यहां पर आरक्षित किया गया था दोस्तों। लेकिन बीजेपी ने होशियारी दिखाते हुए यहां पर मयूरी बेन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया दोस्तों। लेकिन मयूरी बेन पटेल जिनका आदिवासी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का था, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के अध्यक्ष अमित चावड़ा को यह जानकारी मिली और उन्होंने सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार मयूरी बेन पटेल पर आरोप लगा कि डीडीओ ने फर्जी अमान्य यानी गलत एसटी प्रमाण पत्र महाराष्ट्र से प्राप्त किया था दोस्तों। यानी आदिवासी समाज के लिए आरक्षित की गई सीट पर डकैती डालने की कोशिश की गई दोस्तों। और सामान्य वर्ग से आने वाली मयूरी बेन पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया और महाराष्ट्र से एसटी सर्टिफिकेट लाकर अपने आप को एसटी समाज का बताने लगी दोस्तों। लेकिन बाद में पता चलता है कि हाईकोर्ट ने मामले पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी के याचिका को सही माना दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मयूरी बेन पटेल के नामांकन को रद्द कर दिया गया दोस्तों। और इस सीट पर 2 ही उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे और कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार गौरी बेन तड़वी यहां चुनाव लड़ रही थी जो एसटी समाज से आती है दोस्तों। और गुजरात के एसटी समाज से आती है तो वो अकेले उम्मीदवार वैध उम्मीदवार बची हुई थी, इसीलिए उनको आनंद जिले का पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। और बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है, खासकर आदिवासी समाज के लोगों के बीच में मैसेज है कि बीजेपी कैसे उनकी सीटों को चुराने की कोशिश कर रही है दोस्तों। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा के इलाके के अंदर पार्टी के पास अभी 7 में से केवल एक ही विधायक है, लेकिन अगर जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के उम्मीदवार अच्छा काम करेंगे दोस्तों तो पार्टी के पास मौका होगा कि 2027 के चुनाव में आनंद जिले की 7 की 7 सीटें जीती जाए दोस्तों। और अमूल के मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया से अच्छी खबर और शुभ खबर कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आई है दोस्तों। इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों। यानी सोनिया गांधी जी अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं संभालती और कांग्रेस पार्टी में जो भी फैसले हो रहे हैं वो राहुल गांधी तय करते हैं दोस्तों। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले केरला के अंदर अपने नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को आगे किया दोस्तों और अब अगला नंबर कर्नाटका का है। और ऐसे में कर्नाटका को लेकर बीते दिन हुई 6 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति करने के लिए बुलाया जा रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि आप सिद्धरमैया जी हमारे साथ आइए, केंद्र
की राजनीति करिए और दूसरा डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए। दोस्तों सबको पता है कि सिद्धरमैया आराम से डीके शिव कुमार के साथ खड़े होकर उनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं और कांग्रेस पार्टी आला कमान की तरफ से काफी गहन चर्चा के बाद आदेश दिया गया सिद्धरमैया को आज या कल में अपने पोस्ट से इस्तीफा देने का और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार ने पार्टी के लिए बहुत काम किया हुआ है। दोस्तों संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो अब समय आ चुका है एक कार्यकर्ता को मौका देने का। दोस्तों वो भी 50 के रेंज में है, यानी 20 साल तक राजनीति आराम से कर सकते हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक नए लीडरशिप की ओर शिफ्ट कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अब ये टाइम अच्छा है, मौका अच्छा है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एकदम सही फैसला लिया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर कराए जा रहे एसआईआर के नतीजे के बाद जो चुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों, उसे लेकर तो पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले का एक सवाल बिहार के चुनाव को लेकर था। दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर एसआईआर पर सवाल उठाते हुए महुआ मोइत्रा की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी सुनवाई के लिए। दोस्तों इस पर सुनवाई होते होते एक बार फिर से आज बिहार के एसआईआर के मामले को लेकर चर्चा होने वाली है, यानी महुआ मोइत्रा वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केस नंबर WPC केस नंबर 338/2025 का आज फैसला सामने आएगा दोस्तों, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई करेंगे। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई पुलिस, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जोरदार तरीके से भड़क गई है। दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर अचानक से पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। दोस्तों टीएमसी इस बात को लेकर भड़क गई और इस कदम को इस कदम को गैर कानूनी और गैर लोकतांत्रिक के साथ साथ तानाशाही बताया गया। दोस्तों टीएमसी के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाते हुए अभिषेक बनर्जी के कथित उल्लंघनों पर कोलकाता नगर निगम से सफाई मांगी थी दोस्तों, और अभी तक कोई जवाब नहीं आने के बाद ये कार्रवाई की गई है, इस तरीके का दावा चल रहा है। दोस्तों अभिषेक बनर्जी के घर पर कोलकाता नगर निगम पूछताछ के लिए गया था। दोस्तों अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस कोलकाता नगर निगम द्वारा बनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी हुई प्रॉपर्टी को अवैध कंस्ट्रक्शन के लिए नोटिस दिए जाने के बाद पहुंची। दोस्तों इसके अलावा टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के एमएलए अग्निमित्र पॉल पर निशाना साधते हुए सरकार पर चुनिंदा कार्रवाई और तानाशाही का आरोप लगाया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जहां पर कांग्रेस सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पर अपनी सरकार को लेकर पीड़ा व्यक्त की है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जब वे भ्रष्टाचार या बेईमानी करने वाले और इस पूरे मामले में शामिल व्यक्ति पर कार्रवाई करने की सोचते हैं और कदम उठाते हैं, तभी पता चलता है कि उनका तो विभाग का ट्रांसफर हो गया है, यानी उनका एक विभाग से उठाकर दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों सोमवार को विजय कुमार सिन्हा मुजफ्फरपुर के अंदर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो दोस्तों मंच पर उन्होंने कहा अपनी बात रखते हुए कि परीक्षा के समय सब्जेक्ट ही बदल दिया जाता है। मंत्री ने विभाग बदलने को लेकर सवाल खड़ा किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता हूं, लेकिन परीक्षा के समय पर सब्जेक्ट बदल दिया जाता है, यानी जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी करते हैं उस अधिकारी का डिपार्टमेंट बदलकर उनके कंट्रोल से बाहर कर दिया जाता है दोस्तों, और किसी अधिकारी के ऊपर एक्शन नहीं होने दिया जाता। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराजगी जता रहे हैं। दोस्तों बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक व्यक्ति का दूसरे जगह एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं और इसे पूरी तरीके से उनकी सुरक्षा कर दी जाती है। जो दावा कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा की वो कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन बार बार ऐसे अधिकारी बच जाते हैं। इससे पता चल रहा है कि कौन बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जब मुख्यमंत्री का ये काम है अधिकारी का ट्रांसफर करवाने का और अधिकारी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बीजेपी के नेता विजय सिन्हा खुलकर क्यों नहीं बोलते कि उनके मुख्यमंत्री की नीयत में खोट है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता गणेश गोदियाल जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया कि बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 और 5 जून को उत्तराखंड के अंदर 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी 2 चीजों पर फोकस कर रही है दोस्तों। एक तो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, इसके लिए पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी पौड़ी के अंदर शुरू कर दी है दोस्तों। जबकि सम्मेलन में जो सबसे मुख्य फोकस रहेगा दोस्तों वो पूर्व सैनिक रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा इलाका एक ऐसा राज्य है जहां पर ज्यादातर घर के लोग सेना में है दोस्तों। ऐसे में उन सबसे जो मेन चीज पर बात की जाएगी वो अग्निवीर योजना को लेकर चर्चा की जाएगी दोस्तों। ऐसे में इस दौरान अल्मोड़ा के अंदर भी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी दिखाई देने वाले हैं और पार्टी के हर डिपार्टमेंट के साथ में राहुल गांधी एक दिन पूरा मुलाकात करेंगे दोस्तों। इसके लिए देहरादून में भी मौजूदगी रहने की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से खुद बातचीत करेंगे दोस्तों। देखते हैं यहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास मौका है सरकार बनाने का। 10 साल हो चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से भाजपा की सरकार चली है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार चली है, आम जनता की नाराजगी खुलकर सबके सामने आ रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन भी हैरान है। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचलें तेज हो गई है। दोस्तों उधर बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया, तो इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा हैरान हो गई दोस्तों, और झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ताधारी दल के लोग पहुंच गए सीधा कोर्ट दोस्तों। और जो अपडेट है वो ये कि सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया कि चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश के तहत बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार रही है, और साथ ही बाहरी दबाव के लिए भी ये कोशिश की जा रही है। राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई चुनावी बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों में एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी दोस्तों। और ये फैसला लिया गया कि बैठक के बाद कि उम्मीदवार तो उतारेंगे लेकिन एक ही सीट पर उतारेंगे दोस्तों। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि चुनाव आयोग से आगे हम कहना चाहते हैं कि वोटिंग के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ाने और डर को बढ़ाने की कोशिश करते हुए ये बीजेपी के लोगों के द्वारा हरकत की जा रही है। यानी बीजेपी के पास दूर दूर तक बहुमत नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारकर खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहती है। कि असम की पुलिस को, असम की सरकार को और साथ में चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं देता दोस्तों। इस मामले पर जो शिकायत की गई है उस पर जवाब तो अब तक आ जाना चाहिए था। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर दिवंगत पिता के 40वें दिन अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा करने के लिए उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को 25 जून से 30 जून तक मंगलवार को अंतरिम राहत देने का ऐलान कर दिया दोस्तों। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई दोस्तों और इंजीनियर राशिद की अर्जी को मंजूरी दे दी दोस्तों। और इनको अपने क्षेत्र जाने के लिए बोल दिया गया है। ये सांसद भी है और चुने हुए हैं, और इन पर जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं दोस्तों, इसीलिए जेल में बंद रखा गया है। लेकिन कब तक जेल में बंद रखा जा सकता है, तो फिर 5 दिनों के लिए छोड़ा गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी वाले पश्चिम बंगाल को लेकर एक अलग ही तरीके का दावा कर रहे हैं दोस्तों। बीजेपी का मानना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अंदर जोरदार तरीके से तोड़फोड़ करेगी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सौमित्र खान एक बड़ा दावा करते हुए कहते हैं कि ऐसे टोटल 20 एमपी यानी सांसद है जो अपना पाला बदलना चाहते हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के हैं दोस्तों। बीजेपी के नेता सौमित्र खान दावा करते हैं कि उनकी पार्टी से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, और 20 ऐसे टीएमसी के सांसद है जो पलटी मारेंगे दोस्तों। और अगर पार्टी के नेतृत्व से यानी भारतीय जनता पार्टी से मंजूरी मिल जाती है तो ये लोग पार्टी तोड़कर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं दोस्तों, और टीएमसी के कई सारे नेताओं के बीजेपी से संपर्क होने के अलग अलग तरीके से सूत्रों का हवाला दे देकर दावा किया जा रहा है, तो इससे एक बात तय है कि कहीं ना कहीं कोशिशें तो की जा रही है टीएमसी पार्टी को तोड़ने की दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया दोस्तों जिससे लग रहा है कि बीजेपी के लोग आने वाले दिनों के अंदर घुसपैठी वाले मुद्दे को लेकर जोर शोर से अलग अलग इलाकों के अंदर प्रचार करते दिखाई देंगे दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की आबादी में हो रहे असामान्य बदलाव की स्टडी को लेकर यानी हाई लेवल कमेटी का गठन किया है दोस्तों। डेमोग्राफी चेंज को लेकर और जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर रिटायर्ड जो जज हैं उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया ऐप पर जानकारी देते हुए कहा कि ये कमेटी अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत के अंदर हो रहे जनसंख्या में बदलाव का आकलन करेगी, और साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदाय के स्तर पर असामान्य बदलाव के पैटर्न की स्टडी करके समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने लिखा कि घुसपैठ और अन्य मुद्दों से होने वाले असामान्य जनसंख्या बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की थी। और नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह बात कही थी। कमेटी क्या करेगी, क्या काम करेगी, जांच अगर होता है तो इससे आम जनता को फायदा मिलेगा, और ये पूरे देश का डेटा इकट्ठा करने जा रहे हैं। यानी डेमोग्राफी बदलने के नाम पर दोस्तों जिस तरीके से मुहिम चलाई जाएगी, कहीं ना कहीं देश के अंदर हो सकता है कि बीजेपी के लोग उसी आधार पर डिलिमिटेशन करवा सकते हैं। लेकिन इस पर राजनीति तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता जिसमें पूर्व मंत्री पवन पांडे अयोध्या के अंदर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए दोस्तों। जब से देश और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आई है तब से कमर तोड़ महंगाई चल रही है, और बीजेपी सरकार केंद्र में करीब 12 साल से है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में सरकार के दौरान लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री पवन पांडे के द्वारा विरोध किया गया, और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पवन पांडे की तरह सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता भी लगातार हर जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अयोध्या के अंदर प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
एक बड़ी जानकारी असम से भी सामने आई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता विपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर वाजिद अली चौधरी को जिम्मेदारी दी है, उनको नेता विपक्ष बनाया गया है दोस्तों, और जयप्रकाश दास को डेप्टी लीडर बनाया गया है, यानी उप नेता बनाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों गौरव गोगोई अब जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे और कई सारे जीते हुए नेताओं को आगे करके कांग्रेस पार्टी मैसेज देना चाहती है कि नए लीडरशिप को आगे किया जाएगा इन सारे रोल पर। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी को मिले समर्थन के बाद अब हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। बीते दिन पंचायत के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर 78.61 यानी टोटल मिलाकर लगभग 79% लोगों ने वोट डाला दोस्तों। यूं कहिए कि 80% के आसपास वोट हुआ और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि महिला मतदाता सबसे ज्यादा घर से बाहर निकली है और 81% से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट किया है दोस्तों, यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। अब देखते हैं पंचायत में कौन सी पार्टी का दबदबा है, क्या कांग्रेस पार्टी का दबदबा बरकरार है या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सेंधमारी कर सकती है दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अलग ही तरीके का विरोध करने का तरीका अपनाया हुआ है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं और मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और इस तरीके के पोस्टर लहरा रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पोस्टर दिखाते हुए आम जनता को याद दिला रहे हैं कि इसी नेता को आपने वोट दिया था जो आज आपके लिए तेल की कीमत बढ़ा चुका है और आने वाले दिनों के अंदर और हालात खराब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इस मामले की खबर सामने आती रहेगी दोस्तों आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता युवा कार्यकर्ता दोस्तों एक अलग ही तरीके से विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर एक बड़ा सा स्पीकर लेकर पहुंच जाते हैं दोस्तों। स्पीकर में नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा होता है और इसके बाद वहां पर जो लोग महंगा तेल डलवाने के लिए आए हुए हैं, यानी कांग्रेस के प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है दोस्तों। और मेलोडी चॉकलेट भी बांट रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि अगर इसी तरीके से मेलोडी चॉकलेट बांटते रहेंगे और वो भी दोस्तों सीधा पेट्रोल पंप पर, तो कहीं ना कहीं मैसेज एकदम क्लियर जाएगा कि पेट्रोल पंप पर ही चॉकलेट बांटकर खुशियां बांट दी जा रही है दोस्तों। यानी जो लोग बीजेपी को वोट देकर आए हैं और नरेंद्र मोदी सरकार का हिस्सा बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जबकि इटली में जाकर मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी। और देश के अंदर महंगाई को रोकने के लिए बीजेपी के पास कोई पॉलिसी नहीं है दोस्तों। इसी बात का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर से एक तस्वीर सामने आती है दोस्तों, जहां पर कोलकाता हाईकोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन यानी जो पहले चुनाव लड़ने से पहले इनको प्रोटेक्शन दिया था उसे हटा दिया गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को फाल्टा के विधानसभा चुनाव के दौरान जहांगीर खान ने समर्थन कर दिया था और जैसे ही जहांगीर खान ने समर्थन किया वैसे ही भारतीय जनता पार्टी फाल्टा के चुनाव में जीत गई दोस्तों। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का तब से बयान भी एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जहांगीर खान पर कार्रवाई बहुत कम उम्मीद है कि ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जहांगीर खान वही काम कर सकते हैं जो वो अभिषेक बनर्जी और लोगों के खिलाफ करते थे, लोग के खिलाफ लोकसभा चुनाव में करते थे। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के आदिवासी विभाग के प्रमुख विक्रांत भूरिया ने मंगलवार को बीजेपी पर आदिवासी समाज के लोगों के जंगल जमीन पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और डी लिस्टिंग के आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी। और विक्रांत भूरिया ने बीते 24 मई को गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि बीजेपी को आदिवासियों से नहीं बल्कि कॉर्पोरेट से लगाव है और इसीलिए बीजेपी आदिवासी समाज के लोगों की संपत्ति छीनकर उनकी जमीनों को छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों में बांट रही है दोस्तों। और अडानी के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पर आदिवासी समाज के लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी का पूरा साथ है इनको दोस्तों। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़े स्केल पर कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज से जुड़े मामले को लेकर आंदोलन कर सकती है दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़े आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ मीडिया में खबरें चल रही थी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर जाकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मुलाकात की है। इस तरीके से सूत्रों के हवाले से दावे किए गए थे दोस्तों, लेकिन पूरी तरीके से इन दावों का खंडन करते हुए कांग्रेस पार्टी के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने इनको गले लगाया दोस्तों। शशि थरूर ने मुख्यमंत्री केरल वीडी सतीशन से मुलाकात की दोस्तों और गले लगाते हुए पूरी तरीके से उम्मीद जताई कि केरला के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आएगा और केरला में कांग्रेस पार्टी की सरकार आम जनता के सारे हितों के काम करेगी दोस्तों। ऐसे में आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जहां पर देश के अंदर सीबीएसई के एग्जाम में हो रहे जोरदार तरीके के गड़बड़ियों को लेकर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है दोस्तों। वीडी सतीशन ने पत्र लिखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कहा कि हमारे देश के बच्चे खासकर जो सीबीएसई में पढ़ाई कर रहे हैं 12वीं के बच्चे, वे लोग सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनके मार्क को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनको कितने मार्क दिए गए हैं। और यहाँ तक ही ये भी दावा किया जा रहा है कि कई सारे बच्चों को गलत पेपर दे दिया गया है दोस्तों और कई सारे ऐसे बच्चे बताए जा रहे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा जो पोर्टल है वो
बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, उस पर कोई भी जा सकता है, किसी भी तरीके से अंदर घुसकर अपने हिसाब से देख सकता है। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं किसी बच्चे के मार्क्स कोई दूसरा व्यक्ति ना देख पाए, इसीलिए ही पोर्टल बनता है। लेकिन सीबीएसई पोर्टल पर इस बार अलग ही मामला देखने को मिल रहा है दोस्तों, और मैनेजमेंट पर भी सवाल उठे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर देश के अंदर आम जनता के लिए अलग तरीके का कानून है दोस्तों, और बड़े बड़े लोगों के लिए अलग तरीके का कानून है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आता है जहां पर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से बीजेपी के समर्थन में वोट डलवाने वाले बाबा को बड़ी राहत दे दी है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को 30 दिनों के लिए पैरोल मंजूर कर लिया है दोस्तों। आपको बता दें कि राम रहीम को कब का पैरोल और फेरोल दिया गया, इस बारे में अपडेट ये है कि अक्टूबर 2020 में 1 दिन का पैरोल दिया गया, फिर मई 2021 में 1 दिन का पैरोल दिया गया, फिर फरवरी 2022 में 21 दिन का पैरोल दिया गया, इसके बाद जून 2022 में 30 दिनों का पैरोल दिया गया, इसके बाद अक्टूबर 2022 में 40 दिनों का पैरोल दिया गया। और ऐसे ही दोस्तों लगातार चलता आ रहा है, और एक दो बार नहीं बल्कि कई दर्जन बार इनको जेल से वापस भेजने की कोशिश की गई है दोस्तों। यानी जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, जेल के कठोर से कठोर सजा काटनी चाहिए, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जेल से बाहर निकाल दे रही है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 40 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद भी शिक्षा मंत्री के कान पर जू नहीं रेंग रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा आजकल पोस्ट किया जा रहा है दोस्तों, उसे लेकर गुस्सा जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक शिक्षा मंत्री को शिक्षा के ऊपर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए, लेकिन वो शिक्षा को छोड़कर बाकी हर जगह हर चीज को लेकर पोस्ट करते हैं। कई सारे उनके पोस्ट तो अपनी पार्टी को लेकर होते हैं कि भाजपा का यहाँ विस्तार हो गया, वहाँ विस्तार हो गया, वहाँ ये व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो गया, वहाँ बीजेपी में शामिल हो गया। यानी ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा की पड़ी ही नहीं है दोस्तों। शिक्षा मंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर आप जाएंगे और देखेंगे तो आप भी ये देखकर चौंक जाएंगे कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा कुछ नहीं पड़ी, वो केवल नाम के शिक्षा मंत्री हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लेकर आएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देख रहे थे। आपका अपने चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।